M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक और M5 रोहड़ी से घोटकी तक बंद। M3 M4 लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मअतल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बाइस हद निगाह मुतासिर। शहर में फजाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा नंबर। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, लेकिन मुजाहिरीन पुरतशद्दुद जारी रहे तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ट्रंप की एक बार फिर तंबीह। खित्ता हाई अलर्ट पर। अमेरिका 24 घंटे के दौरान ईरान पर हमला कर सकता है। यूरोपीय हुक्काम ने बड़ा दावा कर दिया। पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुताबिक ऑप्शंस पेश कर दिए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, साइबर हमले और सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला किया तो आलमी तेल मार्केट हिल जाएगी। ईरान की सऊदीया, कतर, इमारात में अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने की जवाबी धमकी। ईरान ने ट्रंप की धमकी पर जवाब दिया कि अगर हम पर हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता में कायम अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम ने मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक से मकामी इंटेलिजेंस को मुतहरिक और सिक्योरिटी इदारों को चौकन्ना रहने की दरख्वास्त की है ताकि अमरीका इन फौजी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना करे। अल अदैद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां 10,000 अमरीकी फौजी तैनात है। अमरीका ने पाकिस्तान, ईरान और रूस समेत 75 ममालिक के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग की मअतली का आगाज़ 21 जनवरी से होगा। मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, यमन और मिस्र भी शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लेबनान और लीबिया के शहरी भी इस फैसले से मुतासर होंगे। मई की जंग जीतने के बाद दिफाई सामान की मांग दुनिया में बढ़ गई है। कई ममालिक खरीदारी के लिए राबते में हैं। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ हर रोज़ इक़दाम कर रही है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ज़ैकरी विटकॉफ की क़यादत में वफ़द का GHQ का दौरा। मुलाकात में पाकिस्तान के माशी डिजिटल मालियाती मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। वैसे फैसल, आज तो सुबह का आगाज़ जब से मैं उठी हूँ, आई कैन सी अर्ली इन द मॉर्निंग स्मॉग है और वक्त के साथ साथ वो व्हेन आई गॉट अप इट लुक लाइक कि ये फॉग है, लेकिन जैसे जैसे रोड पर गाड़ियों का इजाफा होता गया, पोल्यूशन बढ़ती गई, वो ऐसा लगने लगा जैसे कहीं आग लगी है और धुआं धुआं हो रहा है। एंड आई एम श्योर ये वक्त के साथ साथ ये इजाफा होगा जब तक कि एक्चुअली में धूप नज़र नहीं आ जाती और ये थोड़ा सा वेयर ऑफ नहीं होना शुरू हो जाता है। देखिए, आज आपके जितने भी दोस्त कराची में हैं, उन सब के व्हाट्सएप जो स्टेटस है उनके आप देखेंगे तो आपको मुसलसल नज़र आएगा कि हर जगह जो है सबने अपनी स्मॉग वाली जो है वो लगाई हुई है। विद दैट, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है और सुबह सवेरे हद निगाह कहीं सिफर है, कहीं सिर्फ 100 मीटर तक महदूद है, जिसके बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल है और हादसात का खतरा बढ़ गया है। टॉकिंग अबाउट कराची, तो सुबह धुंध का राज इतना ज़्यादा है कि चाहे वो स्कीम 33 हो, मलीर हो, ख़ास तौर पे जो कोस्टल बेल्ट है, साहिली इलाके हैं, वहाँ पे बहुत धुंध है। हद निगाह तो बिल्कुल सिफर है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ऑन द अदर हैंड, फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कराची ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 है और 220 तक पहुंच चुका था। कल तक हमने ये देखा, कराची दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आज पहुंचा हुआ है और अंदरूनी मुल्क चलने वाली जो परवाज़ें हैं मौसम की वजह से मुतासिर हुए और माहिरीन जो है शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कह रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। तो तमाम तर वो लोग जो कि ऑफिस जा रहे हैं, बेसिक्स को प्लीज़ होल्ड ऑन करें। ऑब्वियसली कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए एक नई चीज़ अगर है भी ये, तो प्लीज़ अपनी हैज़र्ड्स ऑन कर दें, हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दें और अगर रुक सकें तो रुकें। चलिए, इस पर तो हम आगे चल के मज़ीद बात करेंगे। कुछ बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अगर हम कुछ खबर शेयर करें तो अमरीका ने
75 ममालिक के वीज़ास के इजरा बढ़ा दी हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है और उनमें बहुत सारे दीगर ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें रशिया है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लिबिया है और साथ साथ फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं। और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक तो ऑब्वियसली इंटरनल जो कंजम्पशन है अमेरिका में वो बढ़ सके, प्लस ये कि ख़ास तौर पे आप सबको पता होगा कि आजकल जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स के मामला चल रहे हैं उस वजह से अमेरिका का ये एक नया इक़दाम सामने आया है। और हमने पिछले दिनों देखा कि जो उनकी इमिग्रेशन जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आई गॉट फॉग इन माई टंग एज वेल, जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसकी तरफ से एक और खातून को शूट किया गया, फिर एहतजाज होना शुरू हो गए। एंड नाउ दिस न्यू थिंग कि इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग जो अब इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी ये हर तरह के वीज़ा टाइप्स के लिए है। खबर तो यह है कि इमिग्रेंट वीज़ा टाइप्स के लिए बेसिकली या लेकिन सख्ती रहेगी, मतलब स्क्रूटनी टाइट हो जाएगी सारे ममालिक के लिए। इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उसको मेरे ख्याल में अगर आप सेंट्रल आइडिया अपना बनाएं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के पाकिस्तान से जाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसकी सख्ती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट रूट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर भी आगे चलकर बात करेंगे कि अमेरिका ने उन 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम क्यों डाला है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम आप जब देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ICE की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कल एक कार्रवाई ऐसी हुई जिस पर एक खातून के ऊपर स्प्रे किया गया एंड लॉट ऑफ पीपल जिनका बताया गया है कि जब उनको पेपर स्प्रे किया जा रहा था तो उसमें से एक शख्स की बिनाई ही चली गई है मुकम्मल तौर पर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इतनी सख्त कार्रवाइयाँ वहाँ पर की जा रही है, उसके बावजूद इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर नहीं, सिर्फ दीगर वीज़ास के ऊपर भी स्क्रूटनी भी टाइट की जा रही है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको दुनिया भर में आज मेरे ख्याल में ये डिस्कशन का मंजर रहने वाला है। एब्सोल्युटली। एंड नाउ मूविंग टू आवर टॉप स्टोरी, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वाज़ेह और सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। विद दैट अब नई डेवलपमेंट इसमें यह हो गई है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ये बताया गया है कि आज कोई मास एग्जीक्यूशन का दिन था, वो नहीं होने जा रहा है। तो ही सेटिस्फाइड कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि वाशिंगटन इंसानी हुकूक के मामले को ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए बतौर हथियार भी इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि हिमायत, मुमकिन सज़ाओं पर खुली धमकियां और शहरियों को ईरान छोड़ने की जो हिदायत दी जा रही है, ये सब के सब इस बात का इशारा दे रही हैं कि अमेरिका सफारती के साथ साथ सख्त ऑप्शंस को भी मेज़ पर रखना चाहता है और ख़ित्ते में जो बेयकीनी है वो इसकी वजह से मज़ीद बढ़ सकती है। तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी बल्कि मज़ीद कशीदगी पैदा होगी और जो दीगर ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो भी ईरान के साथ भी उनके रिलेशंस ख़राब होने के चांस है। बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि इसराइल ईरान वॉर में ईरान ने बिल्कुल झिझक नहीं की और कतर के ऊपर जो अमेरिका की एयरबेस है उस पर अटैक कर दिया था। तो अभी भी वो ये धमकी दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये एक इशारा दे रही है कि सारी चीज़ें जो है मज़ीद कशीदा हो सकती है। देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट तो सादिया ये है कि फ़िज़ाई हुदूद ईरान की भी बंद हो चुकी है, फ़िज़ाई हुदूद इसराइल ने भी बंद कर दी है और यूरोपीय यूनियन खबरदार कर रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है। विद दैट हम शामिल गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमान को। हमारे साथ मौजूद है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मुनीर साहब, ट्रंप जो हैं उनका लेटेस्ट बयान ये है कि उन्हें ये बताया गया है कि जी अब मज़ीद फांसियाँ नहीं होंगी, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी और उन्होंने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। आलमी कानून और खुद मुख्तारी के उसूलों के तहत इसे किस तरह देखा जाए सारे मामले को? सर ये देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ है और यूनाइटेड नेशंस चार्टर है वो तो कहता है कि there should be non-intervention in the internal affairs of states। तो उसके तहत तो इस किस्म की इंटरवेंशन बिल्कुल गैर कानूनी है। पर अब ये तो कहने के लिए तो है, पर अब जब तक कि इंटरवेंशन नहीं होती है तो खिलाफ वर्जी नहीं है। पर ये जो इशारा है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है मुनीर साहब कि ईरान के मौक़िफ़ के जो मुताबिक अमेरिका फ़ौजी मुदाखलत के बहाने तलाश कर रहा है, इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं किस हद तक इसमें इंटरवीन कर सकते हैं ताकि इसको रिज़ॉल्व करवाया जा सके, ताकि कोई कशीदगी पैदा ना हो?
जी, अमेरिका, आप जैसे आपने देखा है कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और उन्होंने पहले भी ईरान पे हमला किया है इज़राइल के साथ। तो उसको उनको अक़वामी मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल रोक नहीं सकी, ना कुछ अकाउंटेबिलिटी हुई है। जो पिछली जून में जो हमले हुए थे, तो मेरे नज़र में सलामती काउंसिल में जब तक के अमेरिका का वीटो है, तो सलामती काउंसिल इसके ऊपर कुछ फैसला नहीं कर पाएगी। अच्छा मुनीर साहब, अरब ममालिक के खदशात के पेश नज़र ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में आलमी तवानाई मार्केट पर क्या असरात मरतब होते देख सकते हैं? कहा तो यही जा रहा है कि ऑयल मार्केट क्रैश कर सकती है। कि जैसे ईरानी सरबराह ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम फिर इज़राइल के ऊपर हमला करेंगे और जो अमरीकी अड्डे हैं इस खित्ते में उन पे भी हमला करेंगे। अगर ये होता है तो फिर आप को समझ होगी कि पूरे खित्ते में एक बिल्कुल ये जंग फैल जाएगी और बिल्कुल डिस्टेबलाइजेशन होगा। तो बहुत खौफनाक इम्कान है सबके लिए इस किस्म की अगर हमला हुआ तो, और ईरानी रिएक्शन हुआ तो पूरे खिते को डिस्टेबलाइज कर सकता है। आलमी इक़्तिसादी और सियासी इदारे बशमूल ओपेक इसमें किस तरह से इंटरवीन कर सकते हैं? इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? जी देखें, इस किस्म की जो हालात हैं इसमें सब में जो अहम इदारा है वो तो अक़वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है। उसका इख्तियार है, उसका मैंडेट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पर सलामती काउंसिल में जैसे हम सब जानते हैं कि वहाँ 5 ताकतों के पास वीटो है और उसमें अमेरिका शामिल है। तो अगर अमेरिका कुछ करता है तो ऑब्वियसली सलामती काउंसिल में कोई वो फैसले नहीं करने देगा उसके खिलाफ। तो इसलिए जो भी इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके पास अभी तक कोई यानी कि ताकत नहीं है इसको रिस्पॉन्ड करने की। तो ताकत सिर्फ यही है कि जो इस खत्ते की जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने अपनी अपोजिशन जाहिर करनी है कि जी इस किस्म के हमले के खिलाफ हम हैं और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी और डिस्टेबलाइजेशन पूरे खत्ते में होगा। तो इसलिए हमें यही हिदायत करनी चाहिए अमेरिका से और ख़बरदार करना चाहिए इज़राइल और अमेरिका को कि इस किस्म की इंटरवेंशन ना करें क्योंकि इसके इम्कान बहुत ख़राब होंगे। अच्छा मुनीर साहब, आखिर में ट्रम्प इंतज़ामी के पास तमाम तर ऑप्शंस हैं, राइट? क्या हिकमत अमली होगी अमेरिका की एट दिस वेरी मोमेंट? ये देखें, फौजी अगर उन्होंने कुछ इंटरवेंशन की तो इंटरवेंशन मेरे ख्याल में हुकूमत की तब्दीली के लिए इंटरवेंशन करना बड़ा मुश्किल है। ईरान में हालात बुरे हैं पर अगर कोई बाहर के मुल्क आते हैं और वहाँ मिलिटरीली इंटरवीन करते हैं तो उसके तहत जो हुकूमत है उसको बदलाना मुश्किल होगा क्योंकि ईरानी अवाम मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत के खिलाफ होंगे पर जो ज़्यादातर जो ईरानी अवाम है वो नेशनलिस्ट है और वो बाहर की इंटरवेंशन के खिलाफ होगी। तो इंटरवेंशन बड़ा मुश्किल तरीका होगा इनके लिए। जो ज़्यादा मुमकिन है मेरे ख्याल में वो ये है कि ये जो ईरान में हालात हैं इसका फ़ायदा उठाकर इज़राइल और शायद अमेरिका ईरान की जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कुछ भी रह गया है के ऊपर फिर हमला ना कर लें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुमकिन है
इंटरवेंशन कम उसकी चांसेस मेरे ख्याल में है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। फैसल, मुझे ऐसा लगता है कि सारे सिनेरियो के अंदर अगर ऐसा कुछ एक्सट्रीम सूरत हाल जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का होगा, बिकॉज अमरीका डिस्टेंस से बैठकर ये सारे हमले कर रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि इससे उस रीजन को कोई नुकसान नहीं है जहाँ से ये हमले खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर हो सकते हैं। उस रीजन से ज़्यादा हमारी रीजन को नुकसान है, जिसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। वी आर ऑल्सो हैविंग अ बॉर्डर विद ईरान। तो हमें ये सोचना होगा कि हम इस पूरी सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करेंगे अब थोड़ी सी क्रिकेट की, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कुछ ही दिनों बाद जो है ड्राफ्टिंग या बोली दोनों में से क्या होगा इस पे भी फैसला हो जाएगा। लेकिन अब पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फ़रोख्त के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है। ये बात करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि पहले पीसीबी ने ये कहा था कि इस बार तो ये फ्रेंचाइज हम खुद रन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सारे मामले के ऊपर। और इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि भैया होने क्या जा रहा है व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश बीइंग इन द वर्ल्ड कप और नॉट बीइंग इन द वर्ल्ड कप। एंड एट द सेम टाइम पीएसएल की जो दीगर 2 एडिशन हुए हैं 2 टीम्स का, यानी हम हैदराबाद और सियालकोट के मामले भी बात करेंगे और आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अवैस साहब। उनसे जान लेते हैं कि व्हाट डज ही थिंक कि हमारी जो ओवरऑल पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मंजरनामे पर क्या हो रहा है और पीएसएल में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अवैस, आप कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है हम दोनों? यस, वी आर गुड, वी आर गुड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान जो है वो अब रन करेगा पीसीबी खुद, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिडिंग्स हो सकती हैं इसके लिए, किस तरह से देख रहे हैं चेंजिंग डिसीजंस जो आ रहे हैं बार बार? मेरे लिए हैरानकुन बात थी क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का जब ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ था तो हम खुद भी वहाँ मौजूद थे, तो मुझे भी लगभग यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ खड़ा हुआ था, तो हम लोग यही एक दिन पहले बात कर रहे थे ड्राफ्ट अपना जो ये सारे मामलात से एक दिन पहले की बात है कि कितने तक बिट जाएगी। तो हमारे ज़हन में यही था कि शायद 80 तक चले जाएं, 90 तक चले जाएं या एक 20 तक होगी, हद मारो एक 30 उससे ऊपर जाती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये बैक टू बैक आपको पता है 180 पे भी गई, 170 पे भी गई, फिर 100, जिस तरीके से स्लो एंड स्टडी ये चलती गई, जंप करती गई, तो दैट शोज कि कितना इंटरेस्ट जो पाकिस्तान सुपर लीग ने पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट किया हुआ है। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है एक प्रेशर भी आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें कि बिड जिस तरीके से आपको पता है वो बैटल लगी हुई थी 2-3 टीम्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो शायद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिड एक और नजर आपको आए तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर आप 3-4 दिन पहले भी अगर आप देख लें इस प्रोसेस से पहले, तो यही फाइनल स्टेटमेंट थी कि मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसको संभालेगा, इसको हम नहीं इस वक्त नीलाम करेंगे जाके अगले साल कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखेंगे। शायद इसी वजह से हो रहा है। पीसीबी ने सोचा यार 100 करोड़ और कमा लिया जाए, है 175 185 के बाद एक 195 भी हो जाए तो बुरा तो नहीं है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो फैसले, क्योंकि मैंने इसका सुना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जो इसकी बेस प्राइस है वो 2 से स्टार्ट होगी अरब के करीब से, तो आप सबसे महंगी भी तो फ्रेंचाइज थी ना, कहाँ से कहाँ, तो वन ऑफ दी मोस्ट अपना वो महंगी फ्रेंचाइज होगी। और जिन्होंने सस्ती फ्रेंचाइज अपने टाइम पे खरीदी है वो इस वक्त बहुत मजे के अंदर बैठे होंगे, चाहे इस्लामाबाद की बात करें चाहे कोयटा की बात करें। लेकिन अब मुल्तान की अगर बात करूं स्पेसिफिकली तो चाहे आप 200 अरब भी लगाएं, क्योंकि मैं कुछ जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी जो इस बिड प्रोसेस में बैठी हुई थी तो मैं उनका सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि अगर 200 भी होता तो हम उसके लिए रेडी थे। हमारे ज़हन में था कि शायद ये लंगा जो से लॉन्ग प्रोलॉन्ग करेगा सारा का सारा। मैं एक्चुअली अवैस, मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि इफ पीसीबी हैड डिसाइडेड को इसको पहले यानी जो पिछली ऑक्शन हुई है उसमें ही इसको मुल्तान को डाल देते तो शायद ये अच्छा होता, मुल्तान के लिए भी पीसीबी के लिए खुद भी होता, क्योंकि पिक्चर क्लियर होती। अभी तो आपको पता है, अभी मैं खुद इस चीज पे हैरान हूँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस कोई एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा सिर्फ एक टीम के लिए, या होने क्या जा रहा है? क्योंकि जब इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो शायद आपको भी इसका इल्म होगा कि टोटल 40 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पिक किया था, जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का, जिसकी आई गेस $20,000 के लगभग जो सा वो एक फी थी।
तो दैट शोज के वो मैंने कहा ना कि कितना ज्यादा एक एंटिसिपेशन और लोगों का ट्रस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड के ऊपर कि यार एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है, तो इस पे इन्वेस्टमेंट या इस पे टीम खरीदना हमारे लिए फायदा है। बड़ी से बड़ी कंपनी आपको बाहर ओवरसीज में भी नजर आपको आई है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो वो जो एक प्रोसेस जब वो चला पिछले अपना आप सारे पाकिस्तान सुपर लीग के बिडिंग प्रोसेस में देखें तो शायद मुझे जो वो एक प्रेशर होता है सोशल मीडिया का, फिर एक आवाम का होता है, फिर ऑब्वियसली जो कंपनीज बैठी है उनका प्रेशर आपके ऊपर होता है जब वो ज्यादा बात कर रहे होते हैं चेयरमैन से हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें, पीएसएल से बात करें, मैनेजमेंट से, तो दैट शोज के जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सही है। जो नॉट येट मैं कहता हूं कि खबर तस्दीक नहीं करता, लेकिन जो मुझे पता लगा है पाकिस्तान, अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की जो मुल्तान सुल्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो नई कंपनीज इसके अंदर अब बिड करने जा रही हैं जो कि बाहर से काफी ज्यादा कंपनीज हैं और वो स्ट्रॉन्ग टाइम देंगी। जो कंपनी इस वक्त मैं यही बैठी सुनना हुई थी चाह रहा था, जिन्होंने नई 175 तक की है। कंपनीज यानी कि पुराने वाले जो हैं वो शायद ना हमें नजर आ रहे हो। वेल विद दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, नीलामी वाला भी मामला है और ये बोर्ड ने भी कहा है कि जी आप इस मोड पर जाएं क्योंकि अच्छे प्लेयर्स तो पहले कोई और उठा लेता है। मैं ये भी पूछना चाह रहा था अवैस, और इस पर आपसे बात नहीं हुई थी, सियालकोट और हैदराबाद के लिए ये कितने मायने रखती है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। हैदराबाद का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सियालकोट का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो व्हाट डज इट मीन इन दोनों टीम्स के लिए, यहाँ के लोकल प्लेयर्स के लिए? सियालकोट में तो चले, सियालकोट की प्रेजेंटेशन बहुत हुई है, रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम शुएब मलिक टू एवरीवन, बट हैदराबाद के लिए, इस रीजन के लिए कितना अहम है ये? क्या देखें हम, हैदराबाद के लोग क्या एक्सपेक्ट करें? नया क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो ऑलरेडी मौजूद स्टेडियम है वो बेहतर होगा, क्या समझे लोग? ये आपने बड़ी एक अच्छी बात की। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हर किस्म की जो सहूलियात वो मौजूद होती हैं, चाहे वो हैदराबाद में भी क्यों ना खेल रहे हो, लेकिन ये वो इलाके हैं जिन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपको पता रहती है और वो बेचारी कहीं ना कहीं पिसती रहती है जब क्लब क्रिकेट की बात होती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि बड़े स्टेज के ऊपर आपको बहुत से कम लड़के नजर आते हैं जिन्होंने हैदराबाद को जाके पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया हो। टेस्ट सेंटर आपका ज़रूर है। मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी थी जब हैदराबाद की टीम उन्होंने पिक की, उन्होंने कहा कि हमने स्टेडियम्स यूएसए के अंदर भी बनाए हैं, उनको रिवैम्प भी किया हुआ है, तो हैदराबाद का स्टेडियम जो उनसा है वो हमारी जेन में है, हमने उसको रिवैम्प करना है। हमने पीसीबी से बाकायदा उसकी बात की। दैट शोज कि कल कोई नेक्स्ट ईयर की बात कर लें या उससे अगले साल बात कर लें, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखता होगा, तो वहां पर भी पाकिस्तान सुपर लीग के जो उनसे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उस ग्रास रूट लेवल के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बात करते हैं ना, ठीक है लीग क्रिकेट के कॉन्स भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी होती है कि वो पूरा का पूरा एक फेस्टिविटी लेके आती है। आज भी अगर आप इन टीम्स की बात करें ना, सबसे ज्यादा शिकायत मुझे क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अनफॉर्चुनेट अभी इस्लामाबाद में तो स्टेडियम है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो अभी तो स्टेडियम यहाँ पर बनने वाला है, आपका पिंडी स्टेडियम है, उसको ओन तो करो ना कि वो हमारा घर है, उसको डिजाइन करते हो आप, पूरा उसको रिवैम्प करते हो, आपके पास फैन एंगेजमेंट अपना आइडिया होता है, फैन एंगेजमेंट जोन्स होती हैं आपकी, वो अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं है, उससे हम बहुत पीछे हैं। दूसरा, अगर आप सबसे इजी सिंपल बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करता हूँ, मैं खुद क्वेटा जाता रहता हूँ। क्वेटा के अंदर लोग सबसे ज्यादा शिकायत ये करते हैं कि आपने एग्जीबिशन मैच खेला, बहुत जबरदस्त मैच खेला था वो, लेकिन अगर उन्होंने एक जर्सी खरीदनी हो ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोई ऐसा स्टोर ऑफिशियल मर्चेंडाइज का मौजूद नहीं है जहां से लोग जाके चीज खरीद सकें। उन्हें खरीदनी क्यों है? आपकी प्रॉब्लम ये है, खरीदे क्यों वो? यार आप दे ना लोगों को। मैं मतलब एक्चुअली इसका एक कंपैरिजन फैसल और अवैस, मैं कंपैरिजन आईपीएल से भी करना चाहूँ। मतलब आप जाते हैं, पूरी की पूरी जो चेयर्स होती हैं वो रंगी हुई होती हैं उस टीम के कलर के साथ जिन दो टीमों का आपस में मैच होता है। एक तो ये, दूसरा लोकल सतह पर छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे होते हैं आईपीएल से पहले, जो टीम्स के नाम पर होते हैं। इस तरह की इंगेजमेंट्स होते हैं। क्रिकेट मैचेस छोटे छोटे करवाए जा रहे होते हैं, जो इंगेजमेंट, जो जोश दिलाते हैं लोगों को, हाइप अप करते हैं कि भाई आईपीएल आने वाला है। ये कोई बहुत, मैं ऐसी बात नहीं करेगी जिसमें बहुत पैसा लगना है या बहुत फाइनेंस आपको खर्च करना है। मैं आपको वैसे ये जो आपने बात की, देखें कहते हैं ना कुछ चीजें आप दूसरे लोगों से, टीम्स जो भी इवेंट हो रहा था उससे सीखते भी हो, बुरी भी होती हैं, पॉजिटिव चीजें हैं वो, उसको आप अपनाते भी हो। आपने आईपीएल की बात की, मैं वन ऑफ द लीग्स की बात करता हूँ कि मुझे जो उनका एक सिस्टम अच्छा लगा था कि जब दुबई के अंदर, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मैचेस हो रहे थे, तो शारजा से दुबई ट्रैवल करना इट्स लिटरली वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप आरटीई नहीं यूज करते हैं तो आम इंसान भी यूज नहीं कर सकता। मैं यूएई खेलता रहा, मैं ही नहीं यूज कर सकता था, लेट्स बी फ्रैंक, कैब की बात कर रहा हूँ। वहां पर उन्होंने एक तरीकाकार क्या किया कि शटल सर्विस स्टार्ट की, शारजा से लेके जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी बंदों को लेके जाती थी। जिस टीम का प्लेयर जो जिसने फैन होता था, जिसने टिकट खरीदी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी टीम हो जाए, पेशावर ज़ल्मी क्यों ना हो जाए, इतना सा एक मर्चेंडाइज का एक डब्बा होता था जिसमें ब्रांडेड शर्ट होती थी उसके लिए मफलर होता था, उसके लिए कैप होती थी, वो हर एक बंदे को दी जाती थी जो गाड़ी में बैठता था।
वो एक अपनायत, मैंने कहा ना, एक जो उनसे अट्रैक्शन ज्यादा जी पैदा करती है जी फैंस के अंदर। तो इस चीज पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और खास करके देखिए क्रिकेट बोर्ड की हर चीज नहीं है, फ्रेंचाइजेस को अब काम करने की इस पे भी एब्सोल्युटली जरूरत है। दूसरा एब्सोल्युटली जो ओवेस, अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। मेरे पास 1 मिनट है और इस 1 मिनट में 2 टॉपिक्स निपटाने फटाफट। सबसे पहले अंडर 19 पे बात करते हैं। कल से स्टार्ट है योर होप्स, ऑल्दो कि हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, बट या टीम लुक्स गुड। योर 30 सेकंड्स बिगिन नाउ। देखिए 30 30 कह रहा हूँ प्लीज मैं, क्योंकि प्लीज। की आप बात अगर आप इंग्लैंड की बात करें, देखिए वन ऑफ द गुड टीम्स है, क्योंकि उनके पेस बैटरी भी अच्छी, उन्होंने इंडिया के खिलाफ आपको पता है अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन पाकिस्तान ने, एक अच्छी बात है कि एवरी प्लेयर हैज टेस्टेड हिमसेल्फ इन द एशिया कप, क्योंकि सबको पता है हमारा या रोल क्या। अगर कहीं से कोलैटरल डैमेज होता है तो मैंने अंदर जाके चिप इन कैसे करना है। मिन्हास की बात करें, राइट इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि वो किस तरीके से स्टार्ट देता है। आपके कप्तान की बात करें, लेकिन आपका बॉलिंग यूनिट, क्योंकि उसने ही आपको टूर्नामेंट जितवाया, वो बड़ा एक मायने रखेगा। खास करके अली रजा की जब आप बात करते हैं कि वो किस माइंडसेट के साथ इसके अंदर एंटर होते हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट हो, ये यंगस्टर्स हैं, इनको बैकअप करना है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, कोचिंग पैनल को ना चेंज करें, इनको टाइम दें, इनको 2-3 साल चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेस बने। इनको कंटिन्यूटी चाहिए। लेकिन ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान अंडर 19 टीम। एब्सोल्युटली। और अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, आप कहेंगे कि हाँ आपने सही 30 सेकंड रिस्ट्रिक्ट किए। एक जानिब जहाँ पे बीबीएल में हमारे सारे बड़े जो तोप थे वो सारे ठंडे पड़ गए, फ्रॉम बाबर टू रिजवान टू एवरीवन। रिजवान की तो मैं क्या ही बात करूँ, खैर। लेकिन जो अच्छा हो रहा है हमने उसकी बात नहीं की, तो आज हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा होगा कल जमान खान ने क्या ज़बरदस्त ओवर बचाया है सर। ओ हो, आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए हो, तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये ओवर अगर हारिस को मिलता तो क्या होता। ऑल्दो हारिस भी अच्छा करा बीबीएल। फ्यू वर्ड्स फॉर जमान, ये हम थोड़ा सा दिखा भी रहे हैं। दिस वाज द सेकंड लास्ट बॉल जिसमें 1 रन आया, एंड देन जमान ने एक स्लो इन वन किया था जिसपे उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पे आउट किया, और आखिरी बॉल उन्होंने बड़ा अच्छा किया, द स्लिंगी एक्शन जमान खान। तो सर, जमान खान से ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जो वो हमारा प्लान का हिस्सा कभी रही नहीं। एक मिस्टेक बस मुझे याद है, वो श्रीलंका के खिलाफ मैच नहीं जितवा पाए थे। मिस्टेक तो कोई भी नहीं हुई, क्योंकि हाँ, डोमेस्टिक में भी उसकी परफॉर्मेंस है। बिग बैश के अंदर आपके सामने मुझे याद है डेविड वार्नर ने कहा था कि जब इसे मैं खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था बच्चा जो सा वो गेंद करवा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा फॉर्नर जब या आप जवाब देते हो, अब अपने अल्फाज से नहीं, अब अपनी परफॉर्मेंस से देते हो। उसने कल वो जवाब दिया और बताया पूरे बिग बैश में कि उसको इंक्लूड करना कितना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टीम के लिए। अब मिस्टेक सिर्फ उससे ये है कि वो है एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। आजकल मसला ये हो चुका है, जब आप बात करते हैं T20 क्रिकेट की स्पेशली, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट मैं उसको कह सकता हूँ, कि आपको चाहिए होता है ऑलराउंडर्स, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर जाके थोड़ी सी बैटिंग भी कर सके। उसमें आज भी वो मार्क आता है जिसमें शायद उसको काम करने की जरूरत है। लेकिन ये वो बॉलर्स हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना चाहिए था। करना आज भी मैं चाहिए। फील राइट। करता हूँ कि उसकी जगह पाकिस्तान टीम में और बनती थी। अवेज खास करके हम तब जब हमें नसीम नहीं परफॉर्म करके दे रहा था, वी शुड हैव हैड द टाइम कि हम उसे भी मौका देते। बहुत शुक्रिया अवेज, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आई एम रियली, इसकी एक मेरे जहन में बिफोर वी गो टू ब्रेक, आपको याद होगा सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने सुपर ओवर में जमान को टेस्ट किया था, एंड ही मेड लाहौर कलंदर्स विन दैट मैच। विद दैट वी टेकिंग अ ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। दुनिया बोल है, मैं आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जब स्मॉग का आगाज़ हुआ था पंजाब भर में, तो मैं और फैसल बार बार ये बात कर रहे थे कि क्या वाकई ही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में पंजाब हुकूमत कोई चेंजेस लेकर आएगी, कोई देर पा अमल दरामद हमें नज़र आएगा या नहीं। वेल, एक अच्छी बात ये हुई है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में एक बड़ी और दूररस तब्दीली का ऐलान कर दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की सरकारी सतह पर खरीदारी मुकम्मल, उस पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। और ये फैसला माहौलियाती दबाव, ईंधन के बढ़ते अखराजात, आलमी ग्रीन ट्रांजिशन का बराह रास्त असर है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया रिजवान, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शाजिया, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगी। शाजिया, मुझे ये बताइए कि एक आम तासुर था कि 2 व्हीलर्स सबसे ज़्यादा स्मॉग क्रिएट करते हैं, तो उस पर तो कोई पॉलिसी आनी है नहीं आनी, दैट्स वन थिंग। लेकिन अभी के लिए कि जो डीजल गाड़ियां सरकारी सतह पे, मैं इससे क्या मतलब लूँ कि जो अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां आती हैं, या फिर सरकारी सतह पे और कौन कौन सी हैं, क्योंकि ट्रक्स एंड लोडर्स, आई डोंट नो कि इफ़ देयर इज़ अ ईवी रिप्लेसमेंट टू इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो बताते चलूँ कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो इनिशिएटिव था ग्रीन बसेस के हवाले से, जो दीगर पंजाब के दीगर शहरों में बड़ी बसेस का आगाज किया गया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिससे माहौलियाती जो आलूगी है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया गया। और
आपको पता है कि एक अलमिया है पंजाब में सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर की निस्बत इस दफ़ा माहौलियाती जो आलूगी है वो काफ़ी हद तक कम हुई। और जब इस सही। तरह के इनिशिएटिव उठाए जाते हैं तो अवश्य थोड़े मुश्किल में होते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो देर का होता है। और ये हम्म। इनिशिएटिव उठाने का मकसद भी यही था कि पंजाब में जो फ़िज़ाई आलूगी है, जो पोल्यूशन है, जो बीमारियाँ हैं, उसका काफ़ी हद तक कम किया जाए। और गाड़ियों की एक ऐसी पैदावार है जो दीगर जितने शहरों में हमारा देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है और एयर पोल्यूशन में भी इज़ाफ़ा हुआ है। तो सही। ये इक़दाम बहुत अच्छा है। और इस तरह सरकारी सतह पे जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफ़िसर्स हैं, जितने हमारे ओके। कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सबको अगर ये चीज़ें अगर लागू तो करते हैं तो शाज़ी साहिबा एक ये बताइएगा कि ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम जो गवर्नमेंट के अंदर गाड़ियाँ मौजूद हैं उनको आप ईवी करते हैं। उन गाड़ियों का करेंगे क्या जिनको आप डिस्कार्ड करने जा रहे हैं? क्या उनकी ऑक्शन होगी? उस पैसे से क्या किया जाएगा? पूरा प्लान क्या आपका? अभी तो उसको उस प्लान को हतमी शक्ल देनी है। अभी तो देखिए एक इनिशिएटिव का आगाज़ स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी पॉलिसीज़ बन रही हैं और ओके। इंशाल्लाह इसके बेहतरीन हतमी जो नताइज हैं, जो हतमी नतीजा है वो सामने आएगा। लेकिन सही। अभी ये स्टार्ट हुआ है और अभी इस पे बाकायदा पॉलिसीज़ बनेंगी, बाकायदा कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, ओके, ओके। बाकायदा इसको सबकी राय ली जाएगी और इसको किस तरह इसको हतमी शक्ल देनी है, उसको बाकायदा एक प्लान की सूरत किया जाएगा। तो इंशाल्लाह सबको इंक्लूड करके सबकी मशावरत के साथ इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। हम्म। और मेरे ख्याल में ग्रीन बसेस का जो लॉन्च होना था वो अच्छा साइन गया। तो हम्म। बनिस्बत जो डेली जिसकी हमारी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और क्योंकि रेगुलर हम लोगों को सफ़र पे रहते हैं, हम लोग रेगुलर रोड पे रहते हैं, तो आपको पता है कि जो हालात एयर पोल्यूशन के हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम सब मिलके कोई भी इनिशिएटिव जब हम उठाते हैं तो उसके नेगेटिव तो असरात क्या भी जो आते हैं, डीजल लोग गाड़ियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है सोचते हैं। यानी तो जैसे जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एग्रीकल्चर में जितनी भी इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां हैं उनमें ज़्यादातर डीजल का इस्तेमाल होता है, वो एक बड़ी वजह है स्मॉग का। उसके लिए भी कोई प्लान है पंजाब हुकूमत का? उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल, उसके लिए भी प्लान है और उसके लिए बताती चलूँ कि इस पे आपको बताया भी मैंने लास्ट कि एक बाकायदा मीटिंग बैठ रही है और पॉलिसीज़ बन रही है ओके। और सबकी राय ली जा रही है और अभी इसकी कोई हतमी शक्ल नहीं दी गई, लेकिन अच्छा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन और उम्मीद है कि कोई भी इक़दाम जब मुश्किल होता है तो सबकी राय के साथ जब मसबत नताइज के साथ जब उसको लिया जाता है, तो उसका हम्म। इफ़ेक्ट पूरे सब लोगों पे होता है और इंशाअल्लाह ये अच्छा इसका नतीजा साबित होगा और सबकी राय ली जाएगी ताकि कोई भी बंदा कोई भी ऐसा किसी की राय निग्लेक्ट ना हो। ओके। तो इंशाल्लाह इसकी बेहतरीन अपनी नताइज निकलेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि जो बीमारियाँ जो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो हमारा क्लाइमेट चेंज था, जो एयर पोल्यूशन थी, जिस तरह हालात बदल रहे हैं, जिस तरह सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो इस तरह के इक़दाम उठा लेनी चाहिए क्योंकि अवाम बिल्कुल दोस्त सही बात है। इक़दाम है और पोल्यूशन से पाक हम्म। पाकिस्तान, पोल्यूशन से और पाक हमने मिस पंजाब, आसिया देखे ये भी है कि बेहतरीन पंजाब में इस इक़दाम तरह होगा। के और बहुत अच्छे मेरे इक़दाम ख्याल तो में हुए जहाँ हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पॉज़िटिविटी अगर सोची जाए तो बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट होगा। ओके जी, हमने राइट। देखा भी है कि पंजाब ने लीड ली है इसमें बाकी पाकिस्तान से। कोई नंबर्स हैं आपके पास के सरकारी सतह पे जो डीजल गाड़ियां हैं कितनी हैं, मोटा मोटी अगर आदाद शुमार आप बता सकें? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये पता चल सके कि हम गवर्नमेंट लेवल पे इसको कर्व कर रहे हैं, तो इसको कर्व करने से हमें इतना फ़ायदा होने जा रहा है। तो एनी नंबर्स, एनी स्टैट्स दैट यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? नहीं, देखिए अभी अभी तो इस तरह के कोई नंबर फिगर्स प्रॉपर्ली नहीं आया, सबकी राय ली जा रही राइट। है और इस पे अभी सबकी मीटिंग जारी है। और मैं सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को दिली तौर पे अप्रिशिएट करती हूँ कि इस तरह के इक़दाम जिस तरह की उठा रही, इससे पहले कभी भी एनवायरनमेंट पे इतना काम नहीं हुआ। और कभी राइट। आपने हिस्ट्री में देखा कि एनवायरमेंटल जो सूरत-ए-हाल हमारी रही है लास्ट ईयर से अब तक, उसपे काफ़ी हद तक कंट्रोल लिया और उन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतरीन एब्सोल्युटली। पॉलिसीज़ लेके आई और काफ़ी अच्छी इक़दाम के साथ उन्होंने इसको स्टैंड लिया। तो इंशाल्लाह सबकी राय के साथ इसको बेहतरीन फिगर भी दिया जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इसकी सारी डिटेल्स भी आ जाएँगी। लेकिन अभी मीटिंग जारी हैं। राइट। अच्छा, लास्ट वी हैव 30 सेकेंड्स। शाज़िया, अगर आप हमें बता सकें कि एक विजन क्या है, यानी कि कब तक आपको लगता है कि इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है, हमें कितना टाइम लगेगा कि अगले साल या मे बी उससे अगले साल हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े? देखिए, मैंने कहा कि कोई भी काम मुश्किल तरीन ज़रूर होता है, लेकिन सबकी राय के साथ अगर मुस्बत नताइज हासिल करने हैं, तो पॉज़िटिविटी के साथ सोचना होगा और हम्म। एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। कोई भी काम है, तो ज़ाहिर एक मुश्किल मरहला है और काफ़ी राइट। हद तक जब हमने 1 साल में काफ़ी कंट्रोल किया, तो इंशाल्लाह इसको बेहतरीन पॉलिसी के साथ आगे लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह जो एनवायरमेंटल सूरत-ए-हाल है और जो पोल्यूशन की सूरत-ए-हाल है, उसको काबू पाने के लिए इंशाल्लाह मल्टीपल सब मिल के जब सोचेंगे और बेहतरीन काम के साथ जो फैसला राइट। करेंगे, तो
इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज सामने एब्सोल्युटली, आएंगे। बिल्कुल तो ठीक थोड़ा है। टाइम भी चाहिए होगा, लेकिन श्योर, इंशाल्लाह इसके श्योर। बेहतरीन नताइज सबके सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है शाज़िया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त साबित हो। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं टू ऑल द व्यूअर्स अक्रॉस पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची में, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मौसम ऐसा है कि थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि मौसम कैसा है। वेल विद दैट, हुकूमत ने करेंसी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का किया है फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नए करेंसी नोट्स मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी गई है। एब्सोल्युटली। वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए जाने वाले जो बैंक नोट्स हैं उनके नए डिज़ाइन पर काबीना को तफसीली ब्रीफ किया है और इसके बाद नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी कायम कर दी गई है। अच्छा, हुकूमत का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नए करेंसी नोट जो है वो असरी तकाज़ों और साथ साथ जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स और कौमी तशख़्ख़ुस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके लिए काबीना अब अपना डिसीजन लेगी। ऑल राइट, इसके साथ साथ जब हम करेंसी नोट्स की बात कर ही रहे हैं तो मईशत की भी बात कर लेते हैं। एक अहम मोड़ पे खड़ा है पाकिस्तान मईशत के एतबार से। एक तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इनखला ने सवालात खड़े किए हुए हैं, दूसरी जानब हुकूमत इस्लाहात के ज़रिए नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बुलंद टैक्स, महंगी तवानाई और फाइनेंसिंग कास्ट सरमायाकारी में रुकावट बनी। ये एक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है, ताहम उनका जोर इस बात पर है कि सिर्फ रियासत नहीं बल्कि कारोबारी मॉडल्स को भी बदलना होगा। एब्सोल्युटली। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत एक अहम पेशरफ्त बनकर सामने आई है। इसका मकसद यही है कि जो डिजिटल अदायगियाँ हैं या फिर सरहद पार जो मालियाती लेन देन होता है जदीद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फ़रोग को मुमकिन बना सकेगा। ताहम असल इम्तिहान ये होगा कि क्या ये इस्लाहाती इक़दाम और बैन अक़वामी जो शराकतदारियाँ कायम की जा रही हैं, सरमायाकारी हो गया, रोज़गार हो गया, माशी इस्तेहकाम हो गया, इस पर कंसिस्टेंसी ला पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम ये बार बार बात करते हैं कि इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं सामने आ पाता और वो पॉलिसीज़ जो है देर पा नहीं होती, इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं हुकूमत के ऊपर। माहिर माशियात चौधरी अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं कल के वज़ीर ख़जाना के इस बयान पे जाऊँ जो कि इस्लामाबाद में वो एक तकरीब से खिताब में दे रहे थे, हमने इससे पहले नए करेंसी नोट्स की बात की थी। ये सिक्योरिटी फीचर्स और ये वाले मामला तो इससे पहले भी आए थे। बीच में एक प्रपोजल ये भी आया था और उसके बहुत बड़े एडवोकेट थे पीपल लाइक शहबाज शरीफ और आप 5000 का नोट बंद कर दीजिए। तो इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो नए नोट्स की मुतकाजी है या फिर नोटबंदी की? देखिए, नोट्स को चेंज करना इकोनॉमी का तकाजा नहीं होता। ये बेसिकली जो है ना, सिक्योरिटी फीचर्स एक इसकी बड़ी मेन वजह होती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाली करेंसी जो है ना वो बड़ी मिकदार में मार्केट में इन हो जाती है। हर एक चीज़ का ज़ाहिर है एक टाइम पीरियड होता है ना, कि अब नए इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो जाली करेंसी उसके मुकाबले में जब बनाई जाएगी तो उसको उसके मुकाबले में लाते लाते 5 साल 6 साल का अरसा लग जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम पुरानी करेंसी को हो जाता है तो उसके मुकाबले में जो जाली करेंसी है उतनी ही स्ट्रॉन्ग या मतलब नाकाबिले पहचान हो जाती है वो। तो फिर बंदा उसको मतलब डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता। तो एक तो ये सिक्योरिटी का फीचर होता है कि जाली करेंसी को अवॉइड किया जाए और उसके मुकाबले में नई करेंसी लाया जाए। तो नंबर 1 पर्पस तो हो गया इसका ये। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने 5000 की जो है वो बात की, लेकिन मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन अब इतना हो गया है और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में 280 रुपए है, या दीगर करेंसीज के मुकाबले में भी उसकी वैल्यू इतनी है कि जो 5000 का नोट है मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो बंद करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर 5000 का नोट बंद कर दिया जाएगा तो थोड़ी बहुत भी फिर जो लिक्विडिटी का मसले आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना, टोटली इकोनॉमी भी हमारी डिजिटल नहीं है। ख़ास तौर पे हमारी रूरल एरियाज़ में अभी भी जो है वो फिज़िकल लेन देन को ज़्यादा काबिल एतमाद समझा जाता है। हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी रेट भी
कम है, अवेयरनेस और ख़ास तौर पे ये सिक्योर ट्रांजैक्शंस के हवाले से, ऑल्दो कि इसमें हमारी जो है वो नॉलेज या इस्तेमाल इसका बतदरीज बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल राइट। जो है ना वी आर इन ए पोजीशन कि जो है वो अभी इस वक्त जो है वो फिजिकल करेंसी को भी मेंटेन किया जाए, और सारी दुनिया जो है वो इसको मेंटेन कर रही है। तो इट एब्सोल्युटली। इज़ अ गुड डिसीजन। अच्छा है कि मेरे ख्याल में ये अच्छा, नई दो करेंसी जो आएगी। पाकिस्तानी अवाम है या हमारी रीजन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोग जब भी कभी पैसे नया नोट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है या नोट के अंदर कोई चेंजेस किए जा रहे होते हैं, लाइक चाहे वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो या कुछ भी, तो हमारे जहन में पहला सवाल यही आता है कि इसका खर्चा कितना आने जा रहा है और इसका लोगों के रोज़मर्रा के बजट पर भी क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं, और क्या कहीं इसके पीछे कोई करप्शन का अंसर तो नहीं होगा। सो ये एक चीज़ है जो हर बार नया नोट आता है तो बात की जाती है। सो टेल मी फ्रॉम दैट एंगल कि भाई डिज़ाइन में क्या चेंज होगा, और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कोई डिज़ाइन में चेंज करने का मतलब क्या होता है? या सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिजाइन चेंज करने का मतलब ये होता है कि उसका नकली नोट ना बन सके। या तो इसमें इस तरह की जो है वो फर्में बनाए जाते हैं, या इस तरह की उसमें फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है, जो कि आम जालसाज जो है वो उसको ठीक है। जो है वो ना कर सकते। और उनको शुरू शुरू में जब नई करेंसी आती है ना, तो उनको पता भी नहीं होता कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। लेकिन जाहिर है जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता है उनको पता चलता जाता है, फिर उनके पास अकॉर्डिंगली उस हिसाब से रिसोर्सेज भी अवेलेबल होती जाती हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है जाली करेंसी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता राइट। मार्केट में राइट। स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। मतलब अब जैसे अब हमारे यहाँ पे नया नोट आएगा, तो उसके मुकाबले में जाली करेंसी या जाली नोट आते-आते भी 1 साल तो लग जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद वो जो जाली नोट भी आएगा, वो ईज़िली जो है ना वो उसको उसको ट्रैक किया जा सकेगा कि ये जाली है। तो उसको क्लोज़ टू जेन्युइन करेंसी आते-आते टाइम लग जाता है, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर दोबारा करेंसी को चेंज किया ठीक है। जाता है। दुनिया भर में जो है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव करेंसी फिजिकल करेंसी चेंज का यही होता है। या दूसरा उसका जो है ना एक मकसद और ये होता है कि कॉइन्स को जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि कॉइन्स की लाइफ ज़्यादा ज़्यादा होती है, होती है, या और ज़ाहिर है कॉइन ईज़िली आइडेंटिफाएबल होते हैं, उसकी जाली भी नहीं बन नहीं सकते। हो सकता, फिर ज़ाहिर है हाँ। वो सिल्वर का अगर कोई कॉइन है या कॉपर का कॉइन है, तो उसकी जगह कॉपर का ही लाएगा ना, कोई प्लास्टिक का तो ला नहीं सकेगा। राइट। तो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करना भी इसका एक और मकसद हो सकता है कि बड़े नोट जो है 5,000 का या 1,000 का, उसकी सिर्फ पेपर करेंसी रह जाए और बाकी के जो है वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो जाए, अच्छा। तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनमें फिर इतने ज़्यादा जो जो जालसाजी है उसका वो नहीं भी हो सकती। इम्पैक्ट नहीं ठीक आता। है चौधरी साहब। अब नाउ कमिंग टू व्हाट औरंगजेब साहब सेड यस्टरडे, बुलंद टैक्स, ये पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ टैक्स की रेट बहुत है। महंगी तवानाई, एनर्जी प्राइसेस हमारे यहाँ बहुत है, और ये अच्छी बात है कि हुकूमती सतह पे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये कई मरतबा एक्सेप्ट किया जा चुका है ना। आगे कैसे बढ़े? 2025 में भी हम यही बात कर रहे थे, 2026 के शुरू में हम यही बात कर रहे हैं। What are the serious initiatives being taken or should be taken कि हम इसको कर्व कर सकें? देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है या कॉस्ट कटिंग स्पेशली इन पावर सेक्टर की बात है, तो उसमें तो पिछले 3-4 साल में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 65 रुपए यूनिट जो है अगर कोई बिजली का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद अगर कहें कि जी हम जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेडशीट्स हो गया या अपरेल हो गया, गारमेंट्स हो गए, अगर इस किस्म की चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अब वो इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपैटिबल नहीं रहेंगी ना। कहाँ बांग्लादेश सस्ते में बना रहा है, चाइना उससे ज़्यादा सस्ते में बना रहा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट है, जिसके पास पावर की भी जो है वो कोई कमी नहीं है, या वियतनाम जैसे मुल्क जो है ना वो हमसे अच्छे और ज़्यादा पायदार किस्म की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं। और यही चीज़ आप देखें ना, हम विटनेस कर रहे हैं, इस साल हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स भी लास्ट ईयर से जो है ना कम, कंपैरेटिवली ये या 6 महीने की जो है वो कम हुई है। साथ ही साथ अगर आप बात करें इसमें टैक्सेशन का भी डेफिनेटली इम्पैक्ट है, तो पहले जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनको तो टैक्स में रिलीफ मिलता था, उनके ऊपर कोई ज़्यादा टैक्सेशन नहीं थी। अब उनको भी टैक्सेबल कर दिया, तो एक किस्म का उनकी वो कॉस्ट भी ज़ाहिर है बढ़ गई है। तो एक तरफ हुकूमत के टैक्सेशन के रेवेन्यू में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जो जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री ओनर है, वो इस पोजीशन में ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। हमारे राइट, यहाँ और लोकल मार्केट में बात करें तो लोकल मार्केट में ज़ाहिर है लोगों की क़ुव्वत खरीद तो कम है ना। हमारी जीडीपी की ग्रोथ 3-3.5% है, और हमारी आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो इसको अगर मैं आम मिसाल में आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि एक घर है,
उसकी कमाई में अगर 3.5% इजाफा हो रहा है और उसी हिसाब से उसकी आबादी में भी इजाफा हो रहा है, तो नेट तो वो जीरो पे खड़ा है ना। तो हम तो Right. पिछले 4 साल से जीरो पे खड़े हैं। रियल इनकम हमारी इन अदर वर्ड जो है, अगर मैं विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन बात करूं तो कम होती जा रही है। तो हमारे यहाँ मसला जो है ना वो ये नहीं है कि चीज़ें नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना वो चूंकि पर इनकम ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो Absolutely. महंगाई में भी इजाफा अच्छा, हो रहा है, बेरोजगारी में भी। कल आपने देखा होगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हमारी मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। उनके वफ़द से वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है। मैं इन मफाहमती याददाश्तों से क्या समझूँ, ये पाकिस्तान के लिए कितना सिम्बॉलिक है और सिम्बॉलिक से ज़्यादा कितना फाइनेंशियली पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा? देखिए, अभी तक मैंने इसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं नहीं किया। रिसर्च ओके। इसके ऊपर किया, लेकिन जितना मुझे आइडिया है ये इंटरनेशनल जो स्टेबल कॉइन है उसकी करेंसी है USD1, क्रिप्टो करेंसी होती है जी ये जी टाइप की। जी। तो अब ये है कि अब हमारे यहाँ पे जो है वो इस USD1 इस करेंसी का नाम है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू $1। तो उसमें भी यहाँ पे हमारे बैंक्स में जो है ना वो अकाउंट जो है वो खुल जाएंगे, तो उसमें भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई बंदा PKR में नहीं रखना चाह रहा तो उसके पास USD1 का भी ऑप्शन होगा, वो उसको भी उसमें भी ट्रेड कर सकता है। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होंगी उसको भी USD1 में सेटल किया जा सकेगा। इसके जो 2 सबसे बड़े फ़ायदे, एक तो ये कि इसमें आम जो ट्रेडिशनल जो ट्रांजेक्शन है वो 2 से 3 दिन लगाते हैं अमाउंट ट्रांसफ़र होने में, और ये जो है ये मिनट्स में जो है वो अमाउंट आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी अगर कोई बंदा सऊदीया में बैठा हुआ है, कैन ट्रांसफ़र इनटू मिनट्स। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ज़ाहिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वो USD1 की पेमेंट करेंगे, वो उसकी ब्लॉकचेन में जो है वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे इक्विवेलेंट PKR या जो भी USD1 उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, और मेरे स्टेप ख्याल में फॉरवर्ड है। इसको मैं ओके। बड़ा खुशाइंद समझता हूँ कि कॉस्ट इसमें कम है, और ओके। दूसरा ये है कि फास्ट है, और सपोर्टेड बाय US डॉलर है। यानी इसके बैक एंड पे US डॉलर और रिजर्व जो क्लेम किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो करेंसी है ना स्टेबल कॉइन में और दीगर बिटकॉइन इथेरियम वगैरह में डिफरेंस ये है कि वो बैक उसके पीछे कोई टेंजिबल बैकअप नहीं है। ये जो USD1 है इसके पीछे जो है वो US डॉलर की जो है वो सपोर्ट मौजूद है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है लिबर्टी फाइनेंशियल जो कंपनी है उसकी तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा और खुशाइंद कदम है। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली और टाइमली हो पाएगी, और हमारे यहाँ भी डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी मजीद फरोग पाएगी। ऑल राइट चौधरी अकमल साहब, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्र करते हैं कि डिसीजन जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और जो कल एतराफ़ात किए गए हैं कि ठीक है यहाँ से कुछ कंपनीज मूव आउट कर गई हैं, उसके बाद कोई हिकमत अमली ज़रूर सामने आए जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो। वाइल पाकिस्तान के लिए अच्छी होने वाली बातें जब मैं कर रही थी अपने व्यूअर्स से, उससे पहले होने वाली ब्रेक में आप कहाँ थे? वाइल आई वॉज गेटिंग द वार्म कॉफ़ी इन द स्टूडियो, वेयर वर यू? I was there to have the sight of the cold कोहरा, warm Okay. coffee, cold कोहरा। मैं देखने गया था कि वो जो सुबह सुबह स्मॉग और फॉग पता नहीं क्या क्या है, वो अभी भी है या नहीं है। तो आपको क्या Okay. लगता है कि देखें 10:15 तो हो गए हैं, अब तो नहीं होनी चाहिए ना? यार टेक्निकली तो नहीं होनी चाहिए, टेक्निकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन है क्या आपको दिखाते हुए ब्रेक की जाने चलते हैं। वाह। प्लीज गो ऑन। लेट्स गो। जनाब, ये है कराची, और यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि 10 बजे के बाद भी इस शहर में फॉग या स्मॉग इतनी ज़्यादा हो सकती है। आज सुबह जब कराची वाले अपने घरों से निकले होंगे तो उन्हें गुमा हुआ होगा कि वो मरी या अब्टाबाद या नथियाली की किसी पुरफिजा मकाम पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची ही में थे वो, और हम ये सोच रहे थे कि धूप निकलेगी तो शायद ये कोहरा है, ये धुंध है, ये फॉग है, स्मॉग है, जो भी है छट जाएगा। इस वक्त 10 से ऊपर का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये धुंध वैसी की वैसी ही है। एहतियाती तदाबीर बरतने की हिदायत की गई है शहरियों को। ऐसे इलाकों में हैजर्ड्स ऑन करके गाड़ियाँ चलाएं, और जब तक ये धुंध नहीं छटती है तब तक कराची में रहते हुए मरी का मजा लें। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल मौसम जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है, कराची की सर्दी नहीं जा रही है, स्मॉग बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत सर्दी हम देख रहे हैं, लेकिन वेदर कांस्टेंट हो ना हो, जो सियासी मंजरनामे की सूरत हाल है वो ज़रूर कॉन्स्टेंटली गर्म है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को पंजाब में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करके स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तेज़ की है,
एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि अलीमा खान का मौक़िफ़ ये है कि ये कॉल बानी पीटीआई की नहीं है बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद की है। साथ ही कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुबैना भत्ताखोरी के इल्ज़ाम ने मामले को मजीद संगीन बना दिया। उधर पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि सिंध के वसाइल और 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध के खिलाफ काम ना करने का बयानिया दरअसल इख्तियारात वापस लेने की साजिश है। इसी दौरान सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची दौरे पर संगीन सवाल भी उठा दिए हैं। तो चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर इनका पर्सन आदिल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम आदिल, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आदिल, शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में पीटीआई को खुशामदीद कहा, सिक्योरिटी सहूलियात फराहम की, मगर जवाब में बदएतमादी और महाज आराई मिली। सवाल यह है कि क्या पीटीआई वाकई सिंध हुकूमत के रवैये से मुतमईन नहीं थी या ये बयानिया सियासी फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है? नहीं, देखें, शर्जील मेमन साहब ज़ाहिर है एक तो पॉलिटिकल पोजीशन ये ले रहे हैं, और समझने की बात यह है कि पीटीआई का तो स्टांस क्लियर है कि वो एहतजाज करना चाहते हैं और वो जगह अपनी मर्ज़ी के वेन्यू मांगते हैं। पीटीआई को पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। उनके सीएम को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सिंधी टोपी अजरक पहनाई और जो है वो वेलकम किया सईद गनी साहब ने। बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया गया। अगर उसी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कर लेते काम तो बेहतर होता। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी ये कहना है कि जब ये इंटीरियर गए हैं वहाँ पर इन्होंने जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू की है, जो माहौल बनाया है, वो हमने तो इनको बड़ा एक काइंड जेस्चर के साथ वेलकम किया था। इनका कहना यह है कि उन्होंने उनके लिए ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दी थी बाद में। लेकिन सियासत में तो ये होता है ना, कोई किसी को फुल टाइम स्पेस तो नहीं देता कि आप आएँ आकर हमारे ऊपर जो है वो तबरा भेज के चले जाएं, क्रिटिसिज्म कर लें या जो दिल चाहे कर लें। सो इन्होंने भी टैक्टिक्स इख्तियार की कि थोड़ा स्मार्टनेस के साथ चीज़ें ऊपर नीचे करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, जिसकी ऐसे पीटीआई तो आपको पता है उसका तो टिपिकल रिवायती अंदाज़ है कि वो आप कुछ भी कर लें, लेकिन उन्होंने आप पे तनकीद करनी होती है, इल्ज़ाम लगाना होता है। सो उन्होंने अपना रिवायती स्टाइल अडॉप्ट किया, पीपल्स पार्टी ने अपना रिवायती स्टाइल अडॉप्ट किया। दोनों ने पॉलिटिक्स की एक दूसरे के साथ, काम भी निकल गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी दोनों। अच्छा आदिल, पीटीआई की जानिब से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली एहतजाजी या फिर यूँ कह लें कि मुखालिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, बफाहमत की बात नज़र नहीं आती। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सियासी एहतजाज अब दानिस्ता दबाव या अफरा तफरी की हिकमत अमली बन चुका है, और रियासत कहाँ तक तहम्मुल दिखा सकती है इस पर? देखिए, पीटीआई की तो यही स्ट्रेटजी है। अटैक करें आप, क्रिटिसाइज करें आप जिस हद तक जो है वो अपने ओपोनेंट को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं उस हद तक ह्यूमिलिएट करें और अपने फुल एग्रेशन पे जाते हैं। वो जिस स्टांस पर अपनी ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को ले गए हैं वहाँ पर वो मैक्सिमम प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। और जो जहाँ तक पॉलिटिकल इश्यूज़ का ताल्लुक है वहाँ तक तो ठीक बात है कि ऑपोजिशन का काम यही होता है कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे। लेकिन पीटीआई का तो सिर्फ एक ही स्टांस रह गया है कि आप हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात करा दें। इसके अलावा कोई महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज पर पीटीआई की कोई बड़ी कैंपेन, कोई मूवमेंट नहीं है। वो एक ही मूवमेंट है उनकी, वो कहते हैं यार आप हमारी मुलाकात करा दें। गवर्नमेंट कहती है आपकी मुलाकात कराते हैं, आप बदले में फिर उसके बाद जो कुछ ट्विटर पे होता है या जिस किस्म के बयानात आप लोग देते हैं वो रियासत मुखालिफ बयानात है, रियासत की दुश्मनी पर मबनी बयानात हैं। और आप लोग जो है वो एक कन्विक्टेड जो है वो शख्स को बाहर ये बनाकर पेश करते हैं कि जैसे कोई बहुत जुल्म ज्यादती है। सो हम आपको ये स्पेस नहीं देंगे। वो कहते हैं कि आप हमारी मुलाकात नहीं होने देते तो हम आपसे सियासी डायलॉग क्या करेंगे। सो ये चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई हैं। और जाहिर पीटीआई की तरफ से जो ट्वीट की जाती है वो सब देखते हैं, वो जिस किस्म की लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की जाती है, चैलेंज किया जाता है, तो फिर गवर्नमेंट भी कहती है फिर जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। तो आगे मुझे लगता है कि अगर कोई 26 नवंबर जैसा या 9 मई जैसी कोई चीज़ अगर होती है तो फिर मेरा ख्याल है स्टेट इस किस्म का रिस्ट्रेंट नहीं करेगी, और जिस तरह उस वक्त रिएक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा। ओके, ठीक है, आदिल पॉइंट टेकन के पहले से ज़्यादा ही। एक और सवाल, बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और बानी जो है वही पार्टी के चेयरमैन हैं, थे और रहेंगे। तो वाकई इतनी यूनिटी है अंदर खाने पीटीआई में या फिर इख्तलाफात हैं और उनको वक्ती तौर पर दबाया जा रहा है? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो तो ठीक है, वो थे, हैं और रहेंगे चेयरमैन। तो गौहर साहब को अंदाज़ा भी है इस बात का, सारी पार्टी को भी अंदाज़ा है, जाहिर है वो इसके अलावा और चाहेंगे। लेकिन जो धड़ेबंदी की बात है जी वो गौहर साहब इसके अलावा और क्या कहेंगे? उनके पास कहने के लिए क्या? वो मानेंगे कि हाँ हमारी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो मानेंगे कि हमारे यहाँ ग्रुप बंदी है, वो मानेंगे कि हर जगह का एक अलग ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ग्रुप है, लेयर्स विद इन लेयर्स हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है जो किसी से ढकी छुपी है। ये तो जब हुकूमत में तब भी इनके ग्रुप थे, इससे पहले जब अपोजिशन में थे तब भी इनके ग्रुप थे।
अब तो उससे कई गुना ज़्यादा ग्रुप हैं। अब तो फैमिली में भी ग्रुप हैं, पार्टी में भी ग्रुप हैं, लॉयर का भी ग्रुप है, पुराने पीटीआई का भी ग्रुप है, नई पीटीआई का भी ग्रुप है, तो ग्रुप ही ग्रुप हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं। सारे बैरिस्टर गौर साहब बेचारे और क्या बोलेंगे। इस हद तक ग्रुप है कि पार्टी उनको भी चेयरमैन नहीं मान रही। उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ, वही बानी चेयरमैन ही चेयरमैन थे और रहेंगे। तो उनको पता है इतने ग्रुप्स हैं कि उनको वो ग्रुप्स अपना चेयरमैन नहीं मानते, वो तो सिर्फ उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो इसके अलावा वो और अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी है, मेरे दोस्त भी हैं। सो आई विश हिम गुड लक कि वो अपनी अगली सियासत जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन अभी तक तो जितनी इन्होंने सियासत की उनको विद इन पार्टी डैमेज किया गया। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी सियासी तज़किये से हमें मुस्तफ़ीद कर रहे थे। वेल, अभी इससे पहले सादिया की नज़रें थीं मेरे यहाँ से जाने पे, लेकिन अब मेरी नज़रें होंगी सादिया की सिर्फ यानी कहीं और जाने पे। मैं तो 5 मिनट के लिए मैं मौसम देखने गया था, लेकिन आप कहाँ गई और क्या देखा? मैंने बोला कि आप सिर्फ बाहर का मौसम देखने गए हैं, मैं पूरा कराची देख कर नाप लूं पूरा कराची। हाँ, मैं पूरा कराची नापूंगी और मैं देखूंगी कि कराची में आजकल लोग नए ट्रेंड में कैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उनको अपना ये जो नया जरिया पीपल्स बस सर्विस ने उनको दे दिया है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, एंजॉय कैसे कर रहे हैं। सो बेसिकली डबल डेकर की बात एब्सोल्युटली मैंने डबल डेकर बसेस जो इंट्रोड्यूस कराई गई है कराची में और सिंध भर में भी, खैर अभी तो खैर कराची से ही शुरू हुई है, उसको लोग कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना फायदा दे रही है, ये मैं एक्सप्लोर करने गई थी। हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, आई एम गोना शो यू। चले। हुकूमत के तहत पीपल्स बस सर्विस में एक नया एडिशन हो गया है और वो नया एडिशन है इन खूबसूरत डबल डेकर बसेस का, जो कि कराची में एक नई खूबसूरत अट्रैक्शन बनी हुई है लोगों की। इनिशियली 5 बसेस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं टू द नॉर्मल रूट जो हम शारे फैसल से मलीर तक का देखते हैं और ऑब्वियसली इसको थोड़ी सी मार्केटिंग मिल रही है। लोग ज़्यादातर जो इसमें सफ़र कर रहे हैं उनकी अट्रैक्शन ये है कि डबल डेकर है, इसका वन पार्ट जो है वो कैनोपी है, मूव हो जाता है, बहुत बड़ी सीटिंग एरिया भी इधर यहाँ पर मौजूद है। सो आई थिंक दैट्स द मेजर अट्रैक्शन। बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है सफ़र में बताएंगे, आ जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस पीपल्स बस सर्विस अब्दुल शकूर साहब। उनसे बात करते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी हमारे इस सफ़र में हमारे साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डबल डेकर बस ये एक कराची की नई अट्रैक्शन है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे एक तो रूट समझाएं और क्या प्लान्स है इसके लिए। जैसे देखने में खूबसूरत है, जब आप इसके ऊपर सफ़र करेंगी आपको इससे ज़्यादा आप इंजॉयमेंट करेंगी। इसका रूट बेसिकली मॉडल कॉलोनी से फवारा चौक जैनब मार्केट तक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको मलीर आर्ट से चला रहे हैं। ये डबल डेकर बसेस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें तमाम वो सहूलियात दी गई हैं जो शायद यूरोप में या दुबई वगैरह में लोग देखते हैं, और अब पाकिस्तानी भी इसमें इंशाल्लाह स्पेशली कराची के लोग भी इंजॉय करेंगे। तो ये नीचे कंप्लीट एयर कंडीशन है, ऊपर हाफ पोर्शन एयर कंडीशन फिक्स है, और सेकंड अगर आप मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, नज़ारे कराची के करना चाहते हैं, यू मे ओपन द कैनोपी एंड एंजॉय। तो हर कोई ऑपरेट कर सकता है उसको, जो कैनोपी का ओपन एरिया भी है। यस, एनीबॉडी। लेट्स गो, आप ऊपर चल के जरा सैर करते हैं कि ऊपर क्या है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। ऑलराइट, हियर वी आर। बड़ी स्पेशियस है ये और नीचे से ज़्यादा ऊपर सिटिंग एरिया है और यहाँ से लुक भी अच्छे, यानी आप ऊपर से पूरे कराची को जब आप सफ़र कर रहे हो देख सकते हैं। अच्छा, सो दिस बेसिकली इज़ द एरिया जो कि एयर कंडीशनड है। ये फिक्स एरिया है, ये कंप्लीट एयर कंडीशनड है। नाइस, और इसमें कैमरास भी लगे हुए, आवर व्यूअर्स कैन सी। और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है, ये हर वक्त मॉनिटर हो रहा है जी। 24/7 मॉनिटर्स होते हैं, CCTV कवरेज है इसकी, और ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल से इसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। आई एम श्योर पीछे इज द कैनोपी एरिया दैट यू कैन मूव। लेट्स ऑपरेट दैट। सो दिस इज बेसिकली द कैनोपी आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसको पैसेंजर ऑपरेट कर सकते हैं। एंड लुक, ये कितना कन्वीनियंट है मूव करना, दैट इवन आई कैन मूव इट। तो अभी तो कराची में ज़रा अच्छा वेदर है, सर्दियाँ हैं, अगर कोई सुबह सुबह इसमें ट्रैवल कर रहे हैं या शाम में और वो फ्रेश एयर लेना चाहते हैं। वैसे तो ये डबल डेकर बसेस खुद ही एक यूँ कह लें कि फ्रेश एयर है कराची वालों के लिए। एक नई अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त एडिशन है। बहुत काइंड ऑफ पॉश सी फीलिंग आ रही है इसकी वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या द AC एरिया और जो नॉन AC एरिया है, इनके चार्जेस में कुछ फ़र्क है? कोई चार्जेस में फ़र्क नहीं, चाहे आप नीचे ट्रैवल करें, AC में ट्रैवल करें, ओपन एयर में ट्रैवल करें, सेम। As far as I know, dedicated seats हैं, इसमें रैंप भी बना हुआ है for the people who are with disabilities। क्या ये buses उनको हेल्प आउट करती है?
जी, लोअर डेक के ऊपर बिल्कुल करती हैं हेल्प, रैम्प्स बने हुए हैं और उनके लिए स्पेशल सीट्स भी हैं। आप व्हील चेयर के साथ भी आप अंदर आ सकते हैं। चले भाई, हमारे सफ़र का आगाज़ तो हो गया है और कुछ पैसेंजर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये डबल डेकर बसेस और जनरली भी पीपल्स बस सर्विस का उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डबल डेकर में पहली दफ़ा सफ़र कर रही है या ये आपका यूजुअल रूट है? इट्स माय यूजुअल फॉर लास्ट 2 weeks. अच्छा। Yeah. और कैसा है आपका एक्सपीरियंस? The experience was so good related to those local buses. मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा है कि इसके अंदर ना आपको कंफर्टेबिलिटी होती है और किसी का डर नहीं होता, एक सिक्योर फील होता है कि हाँ यू कैन ट्रैवल अलोन और यू डोंट नीड एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स टू ट्रैवल विद यू टू इंस्टीट्यूट और एनी अदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, इसके अंदर और भी अच्छी चीज़ क्या है कि इफ़ आपका चार्जिंग पोर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, तो आप आसानी से चीज़ें चार्ज भी कर सकते हो और इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ इफ़ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम लोकल तो यू हैव टू आपको करना पड़े कि मतलब आप प्रॉब्लम फेस ना कर सकें एक तरीके की। अच्छा जी, ऊपर जो लोग बैठ रहे हैं वो क्या इंजॉयमेंट है उनके लिए या क्यों एंजॉय करते हैं, ऊपर क्यों प्रेफर कर रहे हैं बैठना? तो ऊपर भी आते हैं और ऊपर हम आ गए हैं, अब इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि डबल डेकर बस में बैठना और दूसरी बस में बैठना, दोनों का एक्सपीरियंस कैसे मुख्तलिफ है? इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, कंफर्टेबल है, उसमें तो जगह ही नहीं मिलती थी, खड़े होकर जाना पड़ता था, इसमें ये कि सीट बाय सीट जा रहे हैं। कराची में क्या समझते हैं डबल डेकर बस का इजाफा कितना अट्रैक्टिव है? नहीं, मज़ीद होना चाहिए इजाफा, बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन मज़ीद होना चाहिए। जिस तरह कराची की पॉपुलेशन है ना, उस हिसाब से बसें कम है, मतलब मज़ीद बसें होनी चाहिए, लेकिन अच्छा स्टार्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि मज़दा से इसको आप मुआवजा करें तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे? मैं इसको तो ज़्यादा करूँगी। और क्यों? बहुत अच्छी, आरामदेह, मज़ा आ रहा है, उतरने को दिल नहीं चाहता। अच्छा जी, हम डबल डेकर बस के अपर कंपार्टमेंट में एक बड़े ही अट्रैक्टिव कंपार्टमेंट में आए हैं, दैट इज द कैनोपी एरिया। फिल वक्त ये कैनोपी खुला हुआ है, आई एम श्योर वेदर अच्छा है, इसलिए जो कस्टमर्स हैं या जो मुसाफिर हैं वो खुद चाहते हैं कि ये खुला रहे। कराची की ठंडी हवा और फिर सर्दी और आजकल तो मौसम भी अच्छा है। आई रियली वांट टू टॉक टू सम ऑफ द पैसेंजर्स, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या ये आपका नॉर्मल रूट है? कहाँ जा रहे हो आप? हम सदर जा रहे हैं। और डबल डेकर बस में बैठना कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। तो कराची में जितनी भी ये पब्लिक बस सर्विसेज का आगाज हुआ है उससे कराची वाले तो बहुत खुश हैं। उसकी बहुत एक जो खास वजह है वो ये कि वो साफ सुथरे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर बसेस में एसी सर्विस है। दूसरी चीज़ ये है कि जो किराए हैं वो बड़े नॉमिनल हैं और सबसे अच्छा ये कि कराची ने कई साल गुजारे हैं बगैर पब्लिक बसेस के, जिसकी वजह से उनको महंगा सफ़र करना पड़ रहा था, तो अब उनके लिए आसानी है। डबल डेकर बस डेफिनेटली एक और अट्रैक्शन है लोगों के लिए। वो हाई व्यू से पूरे कराची को देख लेते हैं। ये खुशगवार मौसम में कैनोपी रिमूव करके भी अपने ट्रैवल कर सकते हैं। फिर इन बसेस में आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, कैमरा है, आप ऐप के ज़रिए रूट पता कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी रहती है, तो आपका सफ़र भी सिक्योर है और आप अपनी मंजिल पर जल्द और अच्छे तरीके से पहुंच भी जाते हैं। इसी के साथ चलेंगे एक ब्रेक के जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। यही तो नहीं। वेलकम बैक। और ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, फ़ौरन आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो वॉरियर बेटियां जिन्होंने आलमी स्टेज पर मुल्क का परचम बुलंद किया। क्यूकशन कराटे की टीम उज़्बेकिस्तान में मुनक्किदा जो इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ क्यूकशन कराटे थे उस टूर्नामेंट में ना सिर्फ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया बल्कि नुवाई में होने वाले इस इवेंट में गोल्ड मेडल्स भी जीते, सिल्वर मेडल्स भी अपने नाम किए। तो बात कर लेते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद है, लाइबा रब नवाज और ईशा इरम, गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी, जिनकी आपने ठुकाई लगाई है वो भी खैरियत से होंगे। यू नो व्हाट, अच्छा ये सवाल दिस इज़ फॉर बोथ द लेडीज़, लेकिन पहले ईशा इस पर अगर करना चाहें कमेंट, उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने का लम्हा कैसा था, क्या आपके जज्बात थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बताऊंगी खुशी तो ज़रूर है, लेकिन जज्बात भी मतलब वो तो अनक्वेश्चनेबल थे, क्योंकि ये तो
टीम ने तो जीती है, ये तो है, लेकिन जब एहसास हुआ वो मैं भी जीती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही फ़र्क महसूस हुआ। तो इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और अब हमें तो ये बहुत फ़ख्र की बात लगी, सबसे बड़ी बात ये। राइट। लाइबा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? पहली बात कि अपने कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना यही एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब आपने मेहनत की भी हो इतनी और फिर आपको वहाँ पे गोल्ड मेडल मिल जाए या फिर आप जीत जाएँ, तो ऐसा लगता है कि आपने जो इतना अरसा मेहनत की है, जो इतना अरसा आपने गेम को दिया, उस सब का नतीजा आपको मिल गया और आपने अपने कंट्री को प्राउड फील करवा दिया है और आपकी ज़िम्मेदारी एक तरह से आपने पूरी कर दी है। अच्छा ईशा, ये बताइए, ये टूर्नामेंट जैसे जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि जहनी तौर पे भी तो बड़ा सख्त होगा ना, तो मैच से पहले खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोग? जी, मैं फ़िज़िकली तो ठीक है, मैं ये कहूँगी कि जिस्मानी तौर पे बंदा एक तरह से प्रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन जो आपका ज़हनी तवाज़ुन है ना, उसका भी बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे कह लेना कि चले ठीक है, मैं जिस्मानी तौर पे हम तेज़ हो जाएंगे, हमें ताकत भी हमें आ जाएगी, लेकिन अगर आप जैसे नहीं कहते, अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन अगर नेगेटिव रहा है ना, तो समझ लें कि आप पहले से ही हार गए हो। तो आपको मैदान में जाने से पहले ही आपने कहते हैं ना, मैंने कहना है कि हाँ मैं जीतूँगा। वो अगर आपने वो रखा है ना इस तरह की मेंटालिटी, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन तो हो ही नहीं सकती। मैनिफेस्टेशन, हम लोग मैच से पहले मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि अच्छा अब हम लोगों ने ये वाला कॉम्बिनेशन किया, इस तरह से बैठा है, हमने नॉकआउट कर दिया, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत काम आती है उसके दौरान भी। एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों अपने नाम करना, ये ऑब्वियसली बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। कैसे हो पाया ये? हमारी दो कैटेगरीज थी, एक काता कैटेगरी थी और एक कुमिते कैटेगरी थी, और मैं पाकिस्तान में पहली फ़ीमेल हूँ जिसने एक ही मैच में गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल्स लाए हैं। और ये था कि कातास की तो हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, हमारे सर लाहौर से आते थे हमें काता की प्रैक्टिस करवाने के लिए। उसके बाद कुमिते का भी यही फ़ाइट, कुमिते हम फ़ाइट को कहते हैं, फ़ाइट का भी यही सीन था। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे, हमारी प्रैक्टिसेस 6 to 7 आवर्स डेली बेसिस पे चलती थी। मॉर्निंग प्रैक्टिस मेरी अलग होती थी, मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करती थी और बाकी प्रैक्टिस करती थी। फिर उसके बाद अपनी डेली रूटीन, फिर उसके बाद शाम में दोबारा हमारी 5 आवर्स की हमारी दोनों की क्लास होती थी। तो उस तरह से जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वहाँ पर जाके अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी पूरी प्रैक्टिस जो की थी उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाए। अच्छा ईशा, आप जापान और ईरान जैसे ममालिक में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इंटरनेशनली ये फ़र्क ज़रूर होता है ना कि अगर आप नेशनल खेल रहे होगे ना, आपको एक तरह से पता है कि मेरा अपोनेंट कौन हो सकता है या उसकी टेक्निक क्या हो सकती है, थोड़ा सा आप वो कहते हैं नहीं वेल अवेयर होते हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनली खेलते हो ना, तो हर ममालिक के फ़र्क आते हैं और हर ममालिक की फ़र्क टेक्निक्स होती है। तो उस हिसाब से ना जैसे नहीं कहते पाकिस्तानी को ना थोड़ा सा कहते नहीं मेंटली साउंड रहना पड़ता है कि कोई भी आपका अपोनेंट हो सकता है। कि जैसे कह लें कि अगर आपका अपोनेंट टेक्निक बेस्ड हो तो उसका बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो टेक्निकल अपोनेंट्स होते हैं वो जैसे नहीं कहते उनकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ उन्हें सब एक तरह से ना मोल्ड करके ना मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे और अपने जैसे नहीं कहते कि अपना काउंटर इस्तेमाल कर लेंगे। तो उस हिसाब से ना हमें एक पाकिस्तानियों को ना हमारी ये नहीं है कि कमी है किसी चीज़, हमें ना अपने आप को टेक्निकली अपने आप को बहुत साउंड करना होता है। राइट। दुनिया बहुत आगे चली गई लाइबा, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ख़वातीन खिलाड़ियों को अभी भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी स्ट्रगल्स क्या रहे हैं? हम लोग क्यूकुशन कराटे करते हैं। क्यूकुशन कराटे इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कराटे इन द वर्ल्ड। हमारा कराटे स्पोर्ट्स कराटे से डिफरेंट है। स्पोर्ट्स कराटे में बिलो द बेल्ट किक्स हिट नहीं करते, हम लोग बिलो द बेल्ट थाइज में भी किक्स हिट करते हैं। क्यूकुशन कराटे में जो डिफ़िकल्टी है वो सबसे ज़्यादा एक तो ये है कि स्ट्रेंथ बेस्ड, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि हम लोगों ने हमारा फुल कॉन्टैक्ट कराटे तो फुल बॉडी पे हिटिंग होती है। दूसरी चीज़ हमारी होती है कंडीशनिंग। ये दो चीज़ें, जिसकी कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है वो क्यूकुशन कराटे कर सकता है। और फीमेल का ये है कि मुझे कहाँ तक मुश्किल आई है कि मुझे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी फैमिली में मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं जहाँ तक उनसे हो पाता है, तो मुझे ऐसा उस तरह से मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके घर वाले सपोर्टिव नहीं होते, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ओके ईशा, मुझे बताएं कि ये आपकी हिस्टोरिकल विन थी, इसके बाद क्या आपके गोल्स हैं, क्या है फ्यूचर प्लान? अभी मेरा भी यही टारगेट है इंशाल्लाह कि 2027 कप में हम कम्पीट करेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और
ये है कि अपने स्टूडेंट्स हम चाहते हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेयर्स लेके जा सकें। ऑल राइट ईशा, लाइबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वी आर प्रेइंग कि आपके आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं आप उसमें अच्छा कर सकें। चले जी, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।